Hello student, myself Jairam, assistant professor zoology, Government PG College धौलपुर। आज हम एंटीजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंटीजन क्या होता है, किस प्रकार से इम्यूनिटी को ये प्रभावित करता है। एंटीजन क्या होता है? एक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर ऑफ बी सेल और बाय द टी सेल रिसेप्टर व्हेन कॉम्प्लेक्स्ड विद एमएससी आर कॉल्ड एंटीजन। एंटीजन एक प्रकार के पदार्थ होते हैं जो या तो इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर ऑफ बी सेल के द्वारा पहचाने जाते हैं या टी सेल रिसेप्टर के द्वारा, जबकि वो एमएससी से जुड़े होते हैं, पहचाने जाते हैं, उन्हें हम एंटीजन कहते हैं। और सरल भाषा में हम कहें तो एंटीजन वे बाह्य अणु होते हैं जो जीव शरीर में प्रवेश करने के फलस्वरूप एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित करते हैं। अर्थात जब कोई भी बाहरी पदार्थ जीव शरीर में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध क्या होता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस जो होस्ट के शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है उसे हम एंटीजन कहते हैं, जो कि एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करता है। अर्थात हमारे इम्यून जो सिस्टम है उसको एक्टिवेट करता है या इम्यून सिस्टम को उद्दीपित करता है, या जिसके विरुद्ध हमारा शरीर एंटीबॉडी का निर्माण करता है वो एंटीजन कहलाता है। कोई भी बाहरी पदार्थ, फॉरेन सब्सटेंस, इसमें कोई भी हो सकता है। जैसे विभिन्न प्रकार के जो रोगजनक हैं जिनमें हम बात करते हैं कि जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया या वायरस, इसके अलावा भी होते हैं जैसे प्रोटोजोन्स हैं, हेलमिंथेस हैं। ये सभी के सभी जो बाह्य सब्सटेंस हैं, बाह्य पदार्थ हैं, जीव शरीर में प्रवेश करते हैं और इनके प्रवेश करने के बाद हमारा शरीर या जीव का शरीर जब एंटीबॉडी का निर्माण करता है तो इन्हें हम एंटीजन कहते हैं। नाउ अब हम एंटीजेनेसिटी एंड इम्यूनोजेनेसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे ये दोनों शब्द एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं, लेकिन इन दोनों में भी माइनर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इम्यूनोजेनेसिटी क्या होती है? इम्यूनोजेनेसिटी इज़ द एबिलिटी टू इंड्यूस ए ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये एक प्रकार की क्षमता है। इम्यूनोजेनेसिटी एक प्रकार की क्षमता है जो ह्यूमरल या सेल मीडिएट इम्यूनिटी को प्रेरित करता है। EMI या CMI को प्रेरित करने की जो क्षमता होती है उसे हम इम्यूनोजेनेसिटी कहते हैं। आपको पहले हम बता चुके हैं कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो विशेष प्रकार की कोशिकाएं, बी कोशिकाओं द्वारा उद्दीपित होती है, और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है इसके लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट जिम्मेदार होती हैं। इसे आप यहाँ इस तरह समझ सकते हैं कि एंटीजन शरीर में प्रवेश किया। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन क्या करेगा? बी सेल से रिएक्ट करेगा, बी सेल से जुड़ जाएगा, और अब ये एंटीजन क्या करता है कि बी सेल डिफ्रेंशिएट होगी इफेक्टर बी सेल प्लस मेमोरी सेल के अंदर, और ये इफेक्टर बी सेल, जिसे हम प्लाज्मा सेल के नाम से भी जानते हैं, ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अर्थात यहाँ क्या किया? एंटीजन ने बी सेल से रिएक्ट किया और ह्यूमरल इम्यूनिटी को ये प्रेरित करता है, अर्थात इम्यून रेस्पॉन्स कर रहा है। यहाँ पे जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उद्दीपित हो रहा है और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। और यही बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है कि जैसे EMI या CMI प्रेरित करने की जो क्षमता होती है उसे हम इम्यूनोजेनेसिटी कहते हैं। इसी प्रकार
टी सेल्स हैं यहाँ पे, और जैसे ही शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो टी सेल्स इसके सर्वप्रथम जुड़ जाती हैं, और ये टी सेल फिर इफेक्टर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल में डिफरेंशिएट हो जाती हैं या विभेदित हो जाती हैं। ये जो इफेक्टर टी सेल्स हैं ये या तो ये किलर सेल हो सकती हैं, जनरली किलर सेल, या टी हेल्पर कोशिकाओं में विभेदित हो जाती हैं, और फिर ये कोशिकाएं क्या करती हैं कि उस एंटीजन को नष्ट कर देती हैं। तो इम्यूनोजेनिसिटी EMI या CMI प्रेरित करने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, उसे हम इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। नाउ वी डिस्कस्ड एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी मीन्स होता है कि जो एंटीबॉडी बने हैं या सेल सरफेस जो रिसेप्टर हैं उनसे कंबाइन करने की क्षमता, उनसे रिएक्शन करने की जो क्षमता होती है उसे एंटीजेनिसिटी कहते हैं। दोनों में यहाँ पे अंतर है। हम बात कर रहे हैं इम्यूनोजेनिसिटी, जो कि इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस कर रहा है। इम्यून रेस्पॉन्स अर्थात एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित कर रहा है, वो इम्यूनोजेनिसिटी कहलाता है, और उसके बाद वो उससे रिएक्ट भी करेगा, एंटीजन से भी रिएक्ट करेगा। तो इम्यूनोजेनिसिटी के अंतर्गत तो दोनों बातें आती हैं। एक तो ये इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए, और आफ्टर देन इसके बाद एंटीबॉडी से एंटीजन रिएक्शन भी करता है। जबकि एंटीजेनिसिटी में केवल और केवल ये होता है कि जो इम्यून रेस्पॉन्स हुआ है, अर्थात इम्यून रेस्पॉन्स से जो उत्पाद बना, जैसे एंटीबॉडी बनी या सेल सरफेस रिसेप्टर जो बने हैं, उनसे ये क्या करता है, कंबाइन होने की जो क्षमता है उसे हम एंटीजेनिसिटी कहते हैं। और इसे हम कह सकते हैं कि एबिलिटी टू रिएक्शन विद एंटीबॉडी, एंटीबॉडी से रिएक्शन करने की या अभिक्रिया करने की जो क्षमता है वो एंटीजेनिसिटी कहलाती है। Now we discussed properties of immunogen और एंटीजन। एंटीजन के क्या विशेष गुण होते हैं? एंटीजन में एक जो खास गुण है एंटीजन के अंतर्गत वो है, इसमें एक तो फॉरेननेस, मॉलिक्यूलर साइज एंड केमिकल कंपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। फॉरेननेस, बाहरियता, कोई एंटीजन जितना फाइलोजेनेटिक रूप से अनरिलेटेड होता है या दूर का होता है, वो उतना ही अच्छी तरह से इम्यून रेस्पॉन्स प्रेरित करता है, अर्थात वो अच्छा एंटीजन कहलाएगा। फॉरेननेस, जितनी ज़्यादा दूरी होगी, जितनी ज़्यादा एंटीजन अनरिलेटेड होगा या जितने ज़्यादा वो दूर का होगा अर्थात अन्य ग्रुप का होगा, तो वो उतना ही ज़्यादा प्रभावी एंटीजन होगा, जिसके विरुद्ध अधिक मात्रा में एंटीबॉडी का निर्माण होगा। द डिग्री ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ इट्स फॉरेननेस। जो इम्यूनोजेनिसिटी की जो क्षमता होती है वो इसके फॉरेननेस पर भी डिपेंड करती है। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि हमारे शरीर में अपने और पराये को पहचानने की क्षमता होती है, तो हमारा शरीर अपने स्वयं के एंटीजन के विरुद्ध कभी भी एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता है। लेकिन यदि किसी दूसरे व्यक्ति से हमारे शरीर में एंटीजन आता है तो उसके विरुद्ध हमारा शरीर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। अब यदि वो फाइलोजेनेटिक रूप से पास है, जैसे किसी बंदर का एंटीजन है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो वो इतनी ज़्यादा इम्यून रेस्पॉन्स नहीं दर्शाएगा जितना कि यदि कुत्ते या बिल्ली से जो प्राप्त जो एंटीजन होगा, यदि वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो उसके विरुद्ध अधिक मात्रा में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, अर्थात वो एंटीजन अधिक शक्तिशाली होगा। सेकंड बात करते हैं हम इसकी मॉलिक्यूलर साइज। एंटीजन का मॉलिक्यूलर साइज भी काफ़ी डिपेंड करता है। 5 से 10,000 डाल्टन के अणु
पुअर इम्यूनोजन या एंटीजन के रूप में काम करते हैं, अर्थात इम्यून रेस्पॉन्स कम प्रेरित करते हैं। और लगभग यदि हम बात करते हैं कि 1 लाख या इससे थोड़ा सा अधिक है जिसका मॉलिक्यूलर वेट किसी एंटीजन का, तो वो एक अच्छे और शक्तिशाली एंटीजन के रूप में कार्य करता है और उसके विरुद्ध एंटीबॉडी भी अधिक निर्माण होते हैं। तो एक जो एंटीजन है, एंटीजन के लिए इसकी एक तो फॉरेननेस कि वो कितना बाहर का अणु है, ये भी इसमें गुण होता है। दूसरा है इसका मॉलिक्यूलर साइज, तो मॉलिक्यूलर साइज भी इसको प्रभावित करता है। एंटीजेनिसिटी का जो गुण होता है, या हम जो कह सकते हैं कि इम्यूनोजेनिसिटी का जो गुण होता है, ये प्रभावित करता है मॉलिक्यूलर साइज। तो कम आणविक भार के जो एंटीजन होते हैं वो एंटीजेनिसिटी कम प्रदर्शित करते हैं, तथा जो अधिक अणुभार के जो एंटीजन होते हैं वो अधिक इम्यूनोजेनिसिटी दर्शाते हैं। और थर्ड है केमिकल कंपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी, रासायनिक संगठन व जटिलता। रासायनिक रूप से ये एंटीजन मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड। रासायनिक रूप से जो ये एंटीजन होते हैं ये प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं और ये अधिक पोटेंट एंटीजन होते हैं जिनके विरुद्ध एंटीबॉडी अधिक संख्या में बनती है। इसके अलावा भी जैसे लिपिड है या न्यूक्लिक एसिड है, वो भी एज ए एंटीजन काम करते हैं, लेकिन वीक एंटीजन के रूप में काम करते हैं। तो रासायनिक रूप से ये प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं। और मॉलिक्यूलर साइज के बारे में हमने बताया था कि जनरली क्या होता है कि कोई भी एंटीजन है वो जनरली 10,000 डाल्टन से, हम ये कहेंगे 8,000 से, या हम ये एक ऑप्टिमम माने तो 5 से 10,000 डाल्टन से जिसका मॉलिक्यूलर वेट अधिक हुआ वो एक अच्छा एंटीजन कहलाएगा। और इससे कम यदि मॉलिक्यूलर वेट है तो वह अधिक इम्यूनोजेनिसिटी नहीं दर्शाता है, अर्थात वो इतना प्रभावी एंटीजन नहीं होगा। देन हम बात करते हैं हेप्टन्स। हेप्टन्स क्या हैं? ये कम अणुभार वाले अणु होते हैं जो एंटीबॉडी से रिएक्शन तो करते हैं लेकिन इनमें इम्यूनोजेनिसिटी का अभाव होता है। इसको यहाँ स्पष्ट कर लें कि हेप्टन्स और एंटीजन, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो आप। एंटीजन में तो खास बात ये होती है कि वो इम्यून सिस्टम उद्दीपित भी कर सकता है, अर्थात एएमआई और सीएमआई को प्रेरित भी कर सकता है। एएमआई एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सीएमआई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, अर्थात इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस करने की उसमें क्षमता होती है, तथा इसके साथ साथ वह एंटीबॉडी से रिएक्शन करने की भी क्षमता रखता है। लेकिन जो हेप्टेंस होते हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं या छोटे अणु होते हैं जो केवल एंटीबॉडी से रिएक्शन कर सकते हैं, अर्थात अभिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन इनमें इम्यूनोजेनिसिटी का अभाव होता है, अर्थात ये इम्यून रेस्पॉन्स इंड्यूस नहीं करते हैं, अर्थात ये सीएमआई या ईएमआई को प्रेरित नहीं करेंगे, केवल और केवल एंटीबॉडी से रिएक्शन दर्शाते हैं। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। एंटीजन अपने संपूर्ण बॉडी से या संपूर्ण सतह से कभी भी एंटीबॉडी से रिएक्ट नहीं करता या अभिक्रिया नहीं करता है। वो उस पर कुछ विशेष स्थल पाए जाते हैं, एंटीजन पर कुछ विशेष स्थल पाए जाते हैं जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं या प्रतिजनक निर्धारक। तो एंटीजन क्या होगा? एंटीजन अपनी पूरी सरफेस से कभी भी एंटीबॉडी से नहीं जुड़ता है, उस पर कुछ निर्धारक स्थल होते हैं, उन्हीं से वो एंटीबॉडी से रिएक्शन दर्शाता है, अर्थात उनसे वो जुड़ता है
जिन्हें हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। जस्ट लाइक एज ये कोई एंटीजन है। अब इस पे क्या है, जैसे ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हो, ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हो और ये स्थल है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है 1, 2 और ये 3। एक एंटीजन पर एक से अधिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हो सकते हैं जिनसे वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन दर्शाता है या अभिक्रिया दर्शाता है। और इसका जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे ये स्थिर रहेगा और ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। केवल इसका जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट वाला पार्ट है और ये स्थल होते हैं यही एंटीबॉडी से रिएक्ट करते हैं। नाउ वी डिस्कस्ड एपिटोप एंड पैराटोप। एपिटोप, ये अभी हम बता रहे थे आपको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट वाले जो स्थल होते हैं इन्हीं को हम एपिटोप के रूप में जानते हैं, या हम ये कह सकते हैं इसके डेफिनेशन के रूप में कि एंटीजन के वह भाग जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट टू एंटीबॉडी। एंटीजन के वह भाग या एंटीजन का वह भाग जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है या अभिक्रिया दर्शाता है या जुड़ता है उसे हम एपिटोप के नाम से जानते हैं। सेकंड है इसमें पैराटोप। एंटीबॉडी का वह भाग जो एंटीजन से रिएक्शन दर्शाता है उसे हम पैराटोप कहते हैं। एपिटोप आप ऐसे याद रख सकते हो कि एंटीजन से एंटीजन का भाग एपिटोप कहलाएगा और एंटीबॉडी का जो भाग है वो पैराटोप कहलाता है। आपस में तो एक दूसरे से रिएक्शन कर ही रहे हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे तो एंटीजन का भाग तो एपिटोप कहलाएगा और जो एंटीबॉडी का जो भाग है वो पैराटोप कहलाता है। तो एंटीबॉडी का वह भाग जो एंटीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्शन विद एंटीजन, एंटीजन से रिएक्ट करता है उसे हम पैराटोप कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक ये इतना ही था बस एंटीजन के बारे में। यदि आपकी कोई भी इससे संबंधित क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके और कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख लें। इस वाले टॉपिक से जनरली क्या है कि 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो आता है और इसमें मोस्टली डेफिनेशन पूछी जाती है कि एंटीजन क्या है, हेप्टेंस क्या है एंड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज़ द एंटीजन्स, व्हाट इज़ द हेप्टेंस, इनकी डेफिनेशन जनरली पूछ ली जाती है। तो आप इन दोनों की डेफिनेशन अच्छी तरह से तैयार कर लें जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1 नंबर के लिए उपयोगी भी रहेगी। एंटीजन, तो एंटीजन क्या है, तो आप ये सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये बाह्य मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिनके जीव शरीर में प्रवेश करने पर इनके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण होता है, इन्हें हम एंटीजन कहते हैं। जैसे कोई भी रोगजनक हो सकता है जिसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोन्स हैं, हेलमिंथेस है आदि। एंड हेप्टेंस, हेप्टेंस के बारे में बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। हेप्टेंस आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स या ये छोटे अणु होते हैं जिनमें एंटीबॉडी से रिएक्शन करने की तो क्षमता होती है लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात प्रतिरक्षा जनकता का गुण नहीं पाया जाता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे अर्थात इनका जो मॉलिकुलर वेट होगा जनरली 5 से 8,000 डाल्टन से इनका मॉलिकुलर वेट होता है वो कम होता है। तो इनमें केवल और केवल एंटीजेनिसिटी का गुण तो पाया जाता है लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात ये एंटीबॉडी से तो रिएक्ट कर सकते हैं लेकिन इम्यून रेस्पॉन्स प्रेरित नहीं कर सकते। थर्ड है
एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। तो एंटीजन पर कुछ विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं जिनके द्वारा या जिनकी सहायता से यह एंटीबॉडी से जुड़ता है या कंबाइन होता है, उन्हें हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम पैराटॉप के नाम से भी जानते हैं, पैराटॉप। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग।